हमने बात की थी एगोनिस्ट, व्हाट इज एगोनिस्ट, फिर बात हुई थी फुल एगोनिस्ट क्या होता है, और फिर बात हुई थी व्हाट इज पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक, इन तीनों में हमने इन तीनों के बारे में बात हुई, इन तीनों को हमने डिफ्रेंशिएट किया था। फिर हमने साथ एक एग्जांपल दी थी पार्शियल एगोनिस्ट की बीटा ब्लॉकर में से, और उस पर काफ़ी तफसीली बात हुई थी कि हाउ द पिंडोलोल, a drug that is beta blocker, act as a agonist when there is no when it is functioning alone, and when there is a full agonist it act as antagonist। ठीक, उसके बाद हमने बात की थी कि इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, दैट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि इसकी एग्जांपल्स क्या हमारे पास, और फिर उसके बाद हमने जो बात की थी वो हमारे पास थे, हमने बात की थी व्हाट इज रिसेप्टर, हाउ वी विल डिफाइन द रिसेप्टर, उसके जो कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रिसेप्टर के वो क्या होते हैं, रिसेप्टर साइट या बाइंडिंग साइट क्या होती है। फिर हमने कहा था कि जो सिग्नल ट्रांसडक्शन में दो स्टेप होते हैं, एक स्टेप होता है कपलिंग का, उसका क्या मतलब है, और फिर हमने बात की थी स्पेयर रिसेप्टर के बारे में, ये वाला है। ठीक है, और फिर इसके हमने आगे कहा था कि जो स्पेयर रिसेप्टर है वो क्या होता है, if a maximum drug response is obtained at less than maximum occupation of receptors, तो हम कहेंगे the system occupies spare receptor। फिर हमने कहा था कि जो हम शो करवाते हैं या हम जो डिटेक्ट करते हैं अपने स्पेयर रिसेप्टर को सिस्टम के अंदर स्पेयर रिसेप्टर हैं कि नहीं, हम कंपेयर करते हैं के डी की वैल्यू को ई सी की वैल्यू से। ठीक है, ई सी का हमने कहा था कि ये वो कॉन्सेंट्रेशन है that produce 50% of maximum effect of a drug, और जो KD है ये वो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की जिसके ऊपर 50% ऑफ मैक्सिमम रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड। ठीक, अगर KD ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर रिसेप्टर स्पेयर रिसेप्टर मौजूद हैं। ठीक, और KD क्या है, बेसिकली ये एफिनिटी है रिसेप्टर की ड्रग के लिए, ये बात थी। फिर आगे हमने वजह बयान की थी कि वाई क्यों होते हैं, क्यों हमें ये शक पड़ता है कि स्पेयर रिसेप्टर हैं, उसकी हमने आगे रीजनिंग बयान की थी इसके बाद। ठीक, तो आज हम बात करेंगे, हमने बात की थी कि पहले तो हम बात करते थे कि जी रिसेप्टर है, एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया था। जो रिसेप्टर है आपका वो दो फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, आर आई फॉर्म जो कि इनएक्टिव फॉर्म है रिसेप्टर की, और आर ए फॉर्म जो कि एक्टिव फॉर्म है रिसेप्टर की। तो आपके सिस्टम में जिसलिए हम सिस्टम की बात करें तो उसमें जब भी हम बात करेंगे एगोनिस्ट की और एंटागोनिस्ट की, हम उनकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिसेप्टर या प्रोपोर्शन ऑफ रिसेप्टर इन इनएक्टिव फॉर्म एंड एक्टिव फॉर्म। ये हमने पूरा कल किया था। फिर हमने इसमें दो तीन बातें हमने की थी, वो ये कहा था कि जब हम कोई भी एगोनिस्ट ड्रग देते हैं जो फुल एगोनिस्ट हो, वो बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ, उसे शिफ्ट करती है एक्टिव फॉर्म में। जो ड्रग फुल एगोनिस्ट होगी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तमाम रिसेप्टर को शिफ्ट कर देगी एक्टिव फॉर्म में, शिफ्ट करेगी, उन्हें सस्टेन करवाएगी एक्टिव फॉर्म में, और इसीलिए जब आपके सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट ऑल जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव फॉर्म के अंदर होंगे तो एक बड़ा सारा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है ये रिस्पॉन्स शो करवाता है। फिर हमने कहा कि जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है आपका वो भी रिसेप्टर को बाइंड करता है, उसके बाद उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट तो शिफ्ट करवाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता उसके एक्टिव फॉर्म को। इसीलिए जो आपके सिस्टम के अंदर रिसेप्टर होते हैं कुछ एक्टिव फॉर्म में होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं, तो जो रिस्पॉन्स आता है वो इतना ऊंचा नहीं आता जितना कि फुल एगोनिस्ट का था। जो रिस्पॉन्स पार्शियल एगोनिस्ट का होता है वो दरमियाना सा होता है, सब मैक्सिमल होता है। ठीक, दूसरी बात। तीसरी बात हमने कही थी जो आपका एंटागोनिस्ट होते हैं जिन्हें हम कन्वेंशनल एंटागोनिस्ट या न्यूट्रल एंटागोनिस्ट कहते हैं, वो
बाइंड, उनके पास जो एंटागोनिस्ट हैं दे हैव अफिनिटी फॉर रिसेप्टर, वन थिंग, दे बाइंड टू रिसेप्टर, बस वो कोई भी शिफ्ट नहीं प्रोड्यूस करते, रिसेप्टर को एक्टिव या इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, बस बाइंड करके आराम से बैठ जाते हैं। इसीलिए सिस्टम के अंदर कोई भी इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, सिस्टम जूं का त्यों रहता है। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात थी, उससे पहले था इनवर्स एगोनिस्ट की हमने बात की थी, और आप आज का होमवर्क था कि इनवर्स एगोनिस्ट की एग्जांपल आपने मुझे कोट करनी थी। उससे पहले एक और बात थी, एक टर्म है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी, इसकी हमने कल बात की थी। हमने इसकी एग्जांपल यूँ दी थी कि ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी हमने जो सिस्टम लिया और सिस्टम के अंदर हमने ड्रग दी, ड्रग का इफेक्ट हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमने भी सिस्टम में कोई ड्रग ऐड नहीं की थी, उसके बावजूद हल्की सी एगोनिस्ट एक्टिविटी मौजूद थी। ठीक, हालांकि कोई भी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, फिर भी हल्की सी एगोनिस्ट एक्टिविटी मौजूद थी। मसलन अगर हमने सिस्टम लिया, हमने सिस्टम में हार्ट को लिया है और हमने उसको रखा, तो हमने देखा कि हमने अभी भी कोई एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन या कोई भी स्टिमुलेंट जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करे ऐड नहीं किया, इसके बावजूद हल्का सा हार्ट रेट चल रहा था। तो हमने कहा कि सिस्टम, इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में, उनके दरमियान में जो वो उनकी जो तादाद है या प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं है, बल्कि जो आपका एक्टिव फॉर्म है वो हल्की सी डोमिनेट कर रही होती है। इसीलिए हल्का सा इफेक्ट आता रहता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एगोनिस्ट। ठीक, और जो हल्का हल्का इफेक्ट आ रहा होता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। इसीलिए यहाँ नोट करें, जहाँ पे अभी हमने ड्रग को ये नहीं ऐड की तो इफेक्ट जीरो पे नहीं है, इफेक्ट ज़रा ऊपर है। ठीक, अच्छा, अब वो ड्रग जो कि इस एक्टिविटी को भी ख़त्म कर दे उसे कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। और इसमें जो आपका गाबा है उसकी एग्जांपल हमने दी थी कि गाबा एक रिसेप्टर, एक सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर होता है सीएनएस के अंदर, और इट बाइंड्स टू गाबा रिसेप्टर। ठीक है, और जो जब भी बाइंड करता है तो सीएनएस को डिप्रेस करता है, सिडेट करता है, आपको नींद सी आती है, गनूदगी हो जाती है। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि गाबा के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, दे आर नॉट एंटागोनिस्ट बट दे बाइंड टू गाबा रिसेप्टर एंड डिक्रीज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ गाबा, उन्हें कहते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, और आप आज का होमवर्क था कि you will provide the name of the drugs that act as inverse agonist against GABA। ये सारी बात कल हो गई थी। आज हम बात करेंगे, तो टॉपिक जरा नया है इससे, बट आज हम बात करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डोजेज। ठीक, जो हम आपको मरीज को डोज देते हैं उसकी मिकदार और उसकी फ्रीक्वेंसी, कि कितने मिलीग्राम लेनी है और दिन में कितनी बार लेनी है डोज, उसमें कौन से फैक्टर हैं दैट इन्फ्लुएंस द डोज ऑफ अ ड्रग। और उसमें सारे पॉइंट आते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स इसके अंदर हैं। जो पहला फैक्टर उसके अंदर है वो है एज ऑफ पेशेंट, उसके बाद वेट है, फिर जेंडर है, फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिस रूट से दे रहे हैं, फिर टाइमिंग ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर क्लाइमेट इफेक्ट है, रेशियल डिफरेंस है, डोजेज फॉर्म है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन है, आखिर में पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो ऑल दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डोजेज ऑफ पेशेंट। हम इनकी तफसील में बात करेंगे बारी बारी। सबसे पहले बात करते हैं एज ऑफ पेशेंट के बारे में। अच्छा बेटा, होता क्या है, सिंपल सी बात है कि एक यंग एडल्ट के अंदर जो एक डोज दी जाती है ड्रग की, वो डोज छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, न्यू बॉर्न में, चिल्ड्रन में वो डोज नहीं होती, कम होती है। इसी तरह जो हमारे ओल्ड होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनके अंदर भी जो ड्रग की डोज है वो एडल्ट डोज से कम होती है। वजह क्या है कि बच्चों में भी हम कम डोज देते हैं, बूढ़ों में भी कम डोज देते हैं। इसकी वजह ये होती है जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं सारे के सारे,
बच्चों में मेनली लिवर और आप कह लें कि रीनल जो सिस्टम है, और जो उनके जो उनके ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह होते हैं और बॉडी के ऑर्गन हैं वो फुली डेवलप नहीं होते, तो हमें इसीलिए बच्चों के अंदर डोज कम करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे कह लें कि बूढ़े होते हैं एट ओल्ड एज में ये होता है कि तमाम वो उम्र बूढ़ों की गुजर चुकी होती है, जो तमाम उनके ऑर्गन होते हैं। जी बेटा, क्या बात है? अच्छा। तो बेटा बूढ़ों में होता यह है कि वो उनके जो तमाम ऑर्गन जो होते हैं वो चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करते करते, और उनकी वैसे भी उम्र पूरी हो चुकी होती है, तो जो उनके इवन जीआईटी भी, लिवर भी, किडनी भी, उनकी फंक्शनिंग बहुत कंप्रोमाइज हो चुकी होती है। ठीक, तो हम इसके इसलिए भी उनके अंदर डोज को रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, ये तो रीजनिंग थी कि हम रिड्यूस डोज क्यों करते हैं एट एक्सट्रीम ऑफ एजेस, बच्चों में और बूढ़ों में। अच्छा, अगली बात यह है कि जो हम रिड्यूस करते हैं डोज, तो ये तो नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली करते हैं, इसमें कुछ रूल्स तय होते हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं, बच्चों की डोज निकालने के दो तीन फार्मूले हैं। एक फार्मूला वो है जिसमें हम बच्चों का वेट लेते हैं, ठीक है, ये वाला। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, यंगर देन 1 ईयर बच्चा होता है, तो हम उसका उम्र नहीं लेते, उसका हम वेट लेते हैं। बच्चे का वेट के लिहाज से बच्चे की डोज को एडजस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है क्लार्क क्लार्क के नाम से है इन्फेंट्स के लिए। इसमें हम एडल्ट डोज लेके मल्टीप्लाई करते हैं वेट इन पाउंड ओवर 150। ठीक, वेट इन पाउंड ओवर 150 ये लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं एडल्ट डोज से, और जो डोज निकलती है वो दी जाती है बच्चे को जब बच्चे की उम्र बहुत छोटी होती है, 1 साल का होता है। अच्छा, इसके आगे जब बच्चा बड़ा होता है, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, दो फार्मूले और हैं। एक होता है डीलिंग रूल है, उसमें हम क्या करते हैं, एडल्ट डोज है बच्चे जो वो ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एज ओवर 20। जो एज है वो आप ईयर्स में लेंगे, आप याद रखें, ठीक है। तो एज ओवर 20 चलेगी यहाँ पे, तो जो इसकी निकलेगी वैल्यू वही डोज दी जाएगी बच्चे को। और एक थर्ड हमारे पास यंग रूल है, ये भी कह लें कि 2 ईयर के बच्चों के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करते हैं एज ओवर एज प्लस 12। ठीक, एज ओवर एज प्लस 12। सपोज दैट बच्चे की एज जो है वो 5 साल है, ठीक है, या 3 साल है। हम क्या करेंगे, एडल्ट डोज जो है वो 500 मिलीग्राम है, तो हम 500 ज़रब 3/3 इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जो है जवाब आएगा वो ही बच्चे की डोज बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों की डोज को कैलकुलेट करने का। अच्छा, और जो बूढ़े होते हैं उनके अंदर हम मोस्टली जो डोज होती है वो 1/3 कम कर देते हैं। ये चलता है, ये बूढ़ा इंसान है तो थिन लीन है, तो हम फिर नंबर 2, अगर जो बूढ़ा है वो थिन लीन भी हो तो फिर उसके अंदर जो उसके बॉडी वेट के लिहाज से डोज को कैलकुलेट किया जाता है। एक बात, दूसरी बात, जो सेकंड फैक्टर है बॉडी वेट का, अमूमन आपने देखा होगा जो हम डोजेज यूज़ करते हैं उसमें हम हर मतलब सपोज दैट आप अगर ऑगमेंटन एंटीबायोटिक है वो दे रहे हैं, ठीक है, या एक फ्लैजल होती है एंटीबायोटिक आपकी, वो यूज़ करवाते हैं, तो जो फ्लैजल है वो TDS में दिन में 3 बार ली जाती है और टैबलेट हर एक को दी जाती है। तो जो आम डोज तौर पे जो डोज चल रही होती है वो जहन में ये होता है कि जो एक एवरेज एडल्ट मेल का वजन है वो 70 kg है, ठीक है, उस लिहाज से सब डोज तैयार की जाती है। लेकिन अगर मरीज़ बहुत थिन लीन हो और अगर मरीज़ बहुत ही फैटी हो, काफ़ी जानदार सा हो, तो उसकी डोज बढ़ानी चाहिए टू गेट द मैक्सिमम इफेक्ट या डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। ठीक, अगर आप जब कल को वार्ड में जाएं, वहाँ देखें कि जो मरीज़ है आया आपके पास बहुत थिन लीन है, उसका वजन 70 भी नहीं है, बाद मरीज़ होते हैं इस तरह के, बहुत नॉर्मल होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, दे आर वेरी थिन लीन। तो पतले से इंसान में उसका वजन देख लें, अगर कम है, चाहे वो उसकी उम्र 30 से 35 साल ही क्यों ना हो, उसकी डोज कम कर दें, एंड वाइस वर्सा फॉर द फैटी पीपल्स। अच्छा, थर्ड बात जो आती है वो जेंडर के हवाले से है कि जब भी मेल और फीमेल में ड्रग दी जाती है
थोड़ा सा उसमें फ़र्क रखते हैं। उसकी रीजनिंग क्या है? उसकी रीजनिंग है कि फीमेल के अंदर अल्लाह मियाँ ने हार्मोनल साइकिल रखा होता है, मेल के अंदर वैसा साइकिल नहीं चल रहा होता। एक ये है। नंबर 2, फीमेल के अंदर थोड़ी सी केमिस्ट्री मुख्तलिफ रखी है अल्लाह ने। आप नोट करें, जो घर में आपकी वालदा हैं, वो जो माँ का प्यार, माँ की सारी वो बातें हैं, वो किसी और के साथ नहीं होती। तो अल्लाह मियाँ ने माँ के अंदर मोहब्बत रखी है, ममता रखी है, तो सारी बातें जो हैं लिंक करती हैं हार्मोन्स के साथ। तो इसीलिए जो फीमेल का रिस्पॉन्स होता है ड्रग को, वो कुछ वेरी करता है। उसमें एक एग्जांपल वो कहते हैं, मॉर्फिन जो होती है मोस्टली ये वेट करती है, कहते हैं इट मे प्रोड्यूस एक्साइटेशन इन वोमेन, मे बी नॉट। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जिसमें अहम है ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये 4 मुख्तलिफ फेजेस होते हैं फीमेल की लाइफ में। इसमें हार्मोन के जो है वो कह लें कि हार्मोन की जो आपके रेशो होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। नंबर 2, इस कंडीशन में कुछ हमें चीज़ों को एहतियात करनी पड़ती है। सपोज दैट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या अवॉइड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर हत्तुल अमकान हर तरह की ड्रग को अवॉइड करना चाहिए अनटिल मजबूरी ना हो जाए। ठीक है, हर तरह की ड्रग को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मजबूरी हो रहा है वो एक और बात है। सेकंड बात ये होती है कि अगर हम ड्रग देते हैं, बाकी जो आपके जो ट्राइमेस्टर हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आप ड्रग देते भी हैं, तो याद रहे कि जब भी आप ड्रग प्रिस्क्राइब करें टू अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, मेक श्योर दैट योर ड्रग इज नॉट टेराटोजेनिक ना हो। ठीक है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग परगेटिव ना दें आप फीमेल को हु इज प्रेग्नेंट। ठीक। थर्ड, यूट्राइन स्टिमुलेंट्स ड्रग, आपके अर्गोट अल्कलाइड्स होते हैं, आप पढ़ेंगे उनके बारे में वो। और नंबर 2, आपके बीटा 2 एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती हैं आपकी, मोस्टली वो वो थोड़ा सा इफेक्ट डालती हैं यूट्रस के ऊपर। ठीक। बल्कि यहाँ ये कर रहे हैं, जो यूट्रस के ऊपर जो इफेक्ट रखते हैं मेनली अर्गोट अल्कलाइड्स होते हैं, दोज आर स्टिमुलेंट्स फॉर यूट्रस। तो ये जो ड्रग्स हैं आपकी, इनको अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। सेकेंड, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन सैलिसाइलेट्स, परगेटिव्स शुड बी अवॉइडेड। क्यों? का जो आपके सैलिसाइलेट्स हैं दे इनहिबिट प्लेटलेट्स, तो जो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग है वो इन्हांस हो जाता है, मसला खड़ा हो जाता है। ठीक, ये है। नंबर 3, ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर जो बड़ा मसला होता है, जो लेबर है, इट इज़ वेरी पेनफुल। जब आप लेबर में पेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे एनाल्जेसिक्स होते हैं, उसमें मॉर्फिन टॉप पे है, लेकिन मॉर्फिन नहीं दे दिया जाता लेबर में, क्योंकि मॉर्फिन जब हम माँ को देंगे वो क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को और पहुंच जाएगा फीटल तक। इट लीड टू रेस्पिरेटरी सप्रेशन ऑफ न्यू बॉर्न। ये ना हो कि जो बच्चा न्यू बॉर्न है वो सांस ही ना ले बर्थ के बाद, खतरा रहता है इस बात का। ड्यूरिंग लैक्टेशन, वो तमाम जो कह लें कि माएँ हैं जो फीड करवा रही हों, नर्सिंग मदर्स होती हैं, उनके अंदर हम जब ड्रग देते हैं तो एहतियात रखते हैं कि जो ड्रग है वो माँ के दूध से बच्चे में जा सकती है, स्पेशली पेनिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल। इन दोनों का नाम इसलिए आया है, जो क्लोरमफेनिकोल है बड़ी इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन बाज़ औक़ात इट लीड टू ए प्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, और छोटे बच्चे के अंदर ये हो जाए तो इट इज़ अ बिग डिजास्टर फॉर दैट बेबी। और पेनिसिलिन है, इसका जो इफेक्ट है उसमें जो बड़ा इफेक्ट होता है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसके अलावा किडनी को भी ये इन्वॉल्व करता है। तो जब भी नर्सिंग मदर हो जो फीड करवा रही हो बेबी को, तो वहाँ पर भी हमें डोज और ड्रग चेंज करनी पड़ती हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं रूट के बारे में। रूट से बखूबी आगाह हैं कि द वे यू गिव द ड्रग, ओरल रूट है, इंट्रावेनस रूट है, IM है। ठीक, इनको ब्रॉडली इनको हम एंट्रल और पारेंट्रल, ठीक है, उसमें डिवाइड करते हैं। पैरेंट्रल वो होता है, सिंपल याद रखें, एंट्रल एंटेरिक सिस्टम से है, GIT वाले सिस्टम से, मुंह से लेकर एनल केनाल तक, वो एंट्रल में आ जाएंगे। जो दूसरा पैरेंट्रल है उसमें याद रखें जहाँ भी आप इंजेक्शन यूज़ करेंगे
दैट इज कॉल्ड पेरेंट्रल। वो आईवी है, आईएम है, आर्टरी में है, मसल में है, जॉइंट में है, हार्ट में, जहाँ भी, दैट ऑल आर अंडर द हेडिंग ऑफ पेरेंट्रल। अच्छा, होता क्या है और तो जो उसमें फ़र्क है कि जो आपके आईवी रूट हैं वो फास्टर हैं, रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट डोज रिक्वायर्ड होती है। जो एक अहम फ़र्क जो है याद करने वाला जो है, आप एक ही ड्रग ओरल रूट से दें उसका इफेक्ट और आएगा, वही ड्रग आप आईवी रूट से दें उसका ड्रग और इफेक्ट आता है। एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट की। इसको आप ओरल देंगे तो इट इज़ परगेटिव टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। इसको आप आईवी दे दें, इट एक्ट एज सीएनएस डिप्रेसेंट, लीड टू हाइपोटेंशन। ठीक। और इसी तरह जो जब आप ड्रग्स देते हैं मुख्तलिफ रूट से तो उनकी डोज वेरी करती है। ओरल रूट से जब आप ड्रग देते हैं उसकी डोज वेरी करती है, फ्रिक्वेंसी वेरी करती है एज कम्पेयर टू आईवी रूट। ठीक। अच्छा, उसके बाद है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके हवाले से बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसमें अगर आप हिप्नोटिक्स होती हैं ड्रग्स, वो तमाम ड्रग्स जो इस्तेमाल करते हैं सोने के लिए, अक्सर लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिन्हें नींद नहीं आती, वो तो जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं वो हिप्नोटिक होता है, हिप्नोटिक्स। वो ड्रग जो कि नींद आवर अद्वियात होती हैं, दे आर कॉल्ड हिप्नोटिक्स। जो हिप्नोटिक्स होती हैं, अगर आप हिप्नोटिक ड्रग्स को रात को लेंगे तो उस तमाम इन्वायरमेंट में, और जो आपका बॉडी का एक क्लॉक होता है, ठीक है, तो हिप्नोटिक का इफेक्ट विल बी मच मोर बेटर देन इफ यू टुक द हिप्नोटिक इन डे लाइट। एक बात ये हो गई। सेकंड थी कि ड्रग जो है वो मील टाइम से पहले या बाद में लें उसका फ़र्क भी आता है। ज़ाहिर है अगर आप ड्रग को मील के बाद लेंगे तो उसकी डोज भी ज़ाया होगी, एब्जॉर्ब भी स्लो होगी। ठीक है। और अगर आप खाली पेट एम्प्टी स्टमक लेंगे ड्रग को तो कम डोज से भी काम चल जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन रैपिड होगी, उसका ऑनसेट रैपिड होगा। ठीक। नंबर 6 पे है क्लाइमेट इफेक्ट। ऑब्जर्वेशन ये है कि हॉट क्लाइमेट में और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है। ठीक, एक बात। सेकंड, जो परगेटिव हैं जिसे हम उर्दू में कब्ज़ कुशा कहते हैं, परगेटिव जो होती हैं समर में दे आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है। और जो डायूरेटिक्स हैं इनका असर बेहतर होता है, यानी कि इनका इफेक्ट बढ़ जाता है ड्यूरिंग विंटर। अच्छा, उसके बाद है रेशियल डिफरेंस। ये कुछ इस तरह है कि ह्यूमंस के अंदर मुख्तलिफ रेस हैं। हम आर्यंस हैं जो सारे एशियंस हैं, जो आपके ये सारे अफ्रीकन हैं वो नीग्रो हैं, फिर जो आपके दूसरे हैं चाइनीज़ वगैरह हैं। तो ये देखा गया कि थोड़ा सा फ़र्क है इनके अंदर। जो नीग्रोज हैं उनमें एपिनेफ्रीन जो है पीपल को डायलेट नहीं करती। बाकी तमाम ह्यूमन रेस में आप एपिनेफ्रीन के ड्रॉप्स डाल लें आई में, इट विल डायलेट द प्यूपिल। ठीक, एक्सेप्ट नीग्रोज। ठीक। इसी तरह एक हमारे पास एक ऑयल है कास्टर ऑयल, इसको हम एज परगेटिव यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम इनको चाइनीज़ पे, जो चाइनीज़ जो कौम है हमारे पास नेशन, उनमें दें तो उनमें इसका इफेक्ट नहीं आता। ये दो बातें ऑब्जर्व की गई हैं रेशियल डिफरेंस के हवाले से। अगली है डोजेज फॉर्म। तो आपकी ड्रग है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। ठीक है। तो ये बात भी अहम होती है। अगर आप ओरल रूट में देखें तो ओरल रूट के अंदर अगर आप सिरप लें, सोल्यूशन लें, तो उसकी एब्जॉर्प्शन और उसकी जो सारा उसका आगे है फिनोमिना, मेनली एब्जॉर्प्शन पे वो रैपिड होता है एज कम्पेयर टू अगर आप ओरल रूट से कोई सॉलिड ड्रग लें। इसकी रीजनिंग में मैं पूछता हूँ क्यों। बेटा होता यह है जब आप सोल्यूशन फॉर्म में ड्रग लेते हैं तो उसको जाके कोई मसला नहीं होता, सिंपली आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि अगर आपको ड्रग सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो जब जो सॉलिड फॉर्म है पहले वो जाके डिसइंटीग्रेट होती है। अगर टैबलेट है तो पहले जाके वो डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिज़ोल्व होगी, फिर जाके वो उसके बाद डिज़ोल्व होने के बाद फिर जाके उसका जो प्रोसेस आएगा एब्जॉर्प्शन का आएगा। ठीक।
और जो ड्रग की टैबलेट की जो डिसइंटीग्रेशन है, जो टूटना होता है उसके स्टमक में जाके या आपके इंटेस्टाइन में जाके जो टैबलेट टूटती है उसके बाद वो डिजोल्व होती है, जो टूटना होता है इसको फार्मा जो आपकी जो इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री, वो कंट्रोल करती है। आपने कभी मौका मिले तो देखिएगा, बाज ड्रग के ऊपर लिखा होता है सस्टेन रिलीज, SR लिखा होता है सस्टेन रिलीज। होता क्या है कि शुरू में ये था कि सपोज दैट कोई ड्रग है जो आप दिन में 2 बार लेते हैं, ठीक है। फिर उसमें हुआ कि एक मरीज रोज दवाई लेता है, तो कंपनीज ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जाए मरीज 2 बार उठ के ड्रग ले। जो लोग बहुत बिजी होते हैं, भूल जाते हैं, तो दिन में तो ऐसा ना कर दिया जाए, तो तरीका निकाला जाए कि इंसान ड्रग दिन में 1 बार ले, लेकिन वो ड्रग स्टमक के अंदर पड़ी रहे या आपके इंटेस्टाइन में पड़ी रहे, और वहां से उसका असर जो है वो होता रहे 24 आवर तक। ठीक, ये एक थ्योरी आई। फिर उन्होंने इस पे काम किया, उन्होंने ऐसे कह लें कि एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स कह लें आप, वो इजाद कर लिए जो ड्रग की डिसइंटीग्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, जब भी आप टैबलेट लेते हैं तो बड़ा टैबलेट के अंदर आपकी जो एक्टिव ड्रग होती है वो होती है, साथ उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की होती हैं जो ड्रग की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करती है। उसमें उनको हम एडिटिव कहते हैं। ठीक है, जो एडिटिव होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल ऐड किए जा सकते हैं और ऐड होते भी हैं जो ड्रग की डिसोसिएशन और रिलीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आपकी वो ड्रग जो सस्टेन रिलीज होती हैं, वो ड्रग आपके इंटेस्टाइन में रहती है, वहाँ से स्लो 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 रिलीज होती रहती है, और आपको दिन में 2 या 3 बार ड्रग लेने के बजाय दिन में आप 1 बार ड्रग लेते हैं, वो ड्रग इंटेस्टाइन में रहती है, वहाँ से स्लो स्लो रिलीज होती रहती है, स्लो स्लो डिसइंटीग्रेट होती रहती है। ठीक, तो जो उसकी फॉर्म है ड्रग की, वो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखती है। अगली बात है एज ऑफ ड्रग। आपने अक्सर देखा हुआ होगा कि हर ड्रग के ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन की होती है। ठीक है, उसमें 2 बातें आती हैं। एक तो ये है कि आप एक्सपायरी के बाद यूज़ ना करें, इट इज़ बेटर। क्यों यूज़ ना करें? 2-3 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, उस ड्रग की जो एफिकेसी होती है वो वैसी नहीं रहती। केमिकल है, हर चीज़ की एक उम्र होती है। आप एक्सपायर्ड ड्रग यूज़ करेंगे, मुमकिन है उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए, उसका इफेक्ट ही ना आए। एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने लालच करते हुए जो ड्रग थी वो इस्तेमाल कर ली, तो कोई नहीं जी, फिर क्या हुआ, इट मे प्रोड्यूस सीवियर डैमेज। जैसे जो आपकी ड्रग है टेट्रासाइक्लिन, अब तो बहुत कम इस्तेमाल होती है, एंटीबायोटिक है ये, बड़ी बदनाम ज़माना, ट्रेटोजेनिक है, बड़े एहतियात से इस्तेमाल करवानी पड़ती है। तो अगर ये एक्सपायर इस्तेमाल करेंगे, इट लीड टू एक्सक्रीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द यूरिन, प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। ठीक, सो बी केयरफुल। एक बात, दूसरी बात ये, कभी मौका मिले तो जो आप आई ड्रॉप्स लेके आते हैं या जो सिरप वगैरह लेके आते हैं आप बच्चों के लिए ड्रग्स के, उनके ऊपर लिखा होता है कि खोलने के 1 हफ्ते के बाद ज़ाया कर दें या 2 हफ्ते के बाद ज़ाया कर दें या 2 हफ्ते के बाद इस्तेमाल ना करें। अच्छा, इसके ऊपर मेंशन किया होता है। सारे हम पूरी नेशन एज अ होल वी नेवर बॉदर अबाउट दिस थिंग, लेकिन वो बात अहम होती है। जब एक उसमें होता यह है कि जब आप सिरप को खोल देते हैं, उसके जब ऊपर से कैप खोलते हैं, इन्वायरमेंट को एक्सपोज करते हैं सिरप को, बाज जो आपके आई ड्रॉप्स को, तो ग्रेजुअली उनका जो इंट्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ, तो जो उनके एक्टिव केमिकल्स होते हैं ड्रग के अंदर, सिरप के अंदर या आई ड्रॉप्स के अंदर, वो ग्रेजुअली 1 या 2-3 हफ्तों में उनकी जो एफिकेसी है, उनका इफेक्ट है, वो कम हो जाता है। इसलिए उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप जब वंस यू ओपन द ड्रग, either use within 2 weeks, or then if the drug is remain open for more than 2 weeks, discard the drug। तो उसको लाजमी फॉलो कर लिया करें। तो आप नहीं फॉलो करते तो उसका इफेक्ट थोड़ा आता है, जो हमें डिजायर्ड इफेक्ट है वो नहीं आता। ठीक, एज ऑफ ड्रग इज इम्पोर्टेंट फैक्टर
अगली बात है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन के हवाले से। अच्छा, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है, और रैपिडली एब्जॉर्ब हुई, रैपिडली बॉडी ने उनको मेटाबोलाइज कर दिया, ठीक है। इन ड्रग्स की डोज जो है हमें फ्रिक्वेंटली देनी पड़ती है, दिन में 3 बार 4 बार देनी पड़ती है। एग्जांपल्स क्या हैं आपकी? पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, सैलिसाइलेट, ठीक। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं, स्लोली एक्सक्रीट होती हैं, लाइक डिजॉक्सिन या डिजिटेलिस। तो जो डिजिटेलिस है इसकी डोज बहुत थोड़ी होती है और इसको हम इसकी फ्रिक्वेंसी भी थोड़ी होती है, और ख़तरा भी होता है कि अगर जो डिजॉक्सिन है इसकी आप डोज थोड़ी सी बढ़ा दें तो ख़तरा होता है कि बॉडी के अंदर ये ड्रग जो है अकोमुलेट ना हो जाए और टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस कर दे, ठीक। जो अभी 3 फैक्टर हैं ड्रग के, ये फार्माकोकाइनेटिक के, ये भी ड्रग की डोज को और फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं। अगली बात है पैथोलॉजिकल स्टेट्स हैं, कंडीशन है मरीज की। इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो है कि जो आपके ऑर्गन जो है वो मेटाबोलाइज कर रहे हैं ड्रग को, जैसे लिवर है, और जो नंबर 2 जो एक्सक्रीट कर रहा है किडनी, ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट करता है, उनकी फंक्शनिंग अहम है। अगर कोई मरीज का लिवर डैमेज है और सिरोटिक लिवर आप पढ़ेंगे पैथो में, लिवर जो है फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो उन मरीजों में हमें डोज रिड्यूस करनी पड़ती है, ठीक। और बाद में हमें ड्रग अवॉइड करनी पड़ती है। यदि फलां लिखा होता है कि फलां जो ड्रग है वो लिवर डिजीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं दे सकते, ठीक। सेम फॉर द किडनीज। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। नंबर 2, इसके अलावा जब आप ओरल रूट से ड्रग देते हैं उसमें भी याद रखें कि बाज़ मरीज ऐसे होते हैं जिनकी जीआईटी का कुछ पार्ट सर्जिकली रिमूव किया होता है। क्यों रिमूव किया होता है? बिकॉज ऑफ सम कैंसर। बाज़ का स्टमक का कैंसर है, स्टमक का पार्ट रिमूव कर दिया, या जीआईटी के अंदर कुछ पैथोलॉजी हो गई, परफोरेशन हो जाती है बाज़ का, तो कुछ पोर्शन जीआईटी का वो हम रिमूव कर देते हैं, जूजिनम या आईलियम रिमूव कर देते हैं। इसी तरह बाज़ों के जो गाल ब्लैडर है वो रिमूव होता है। तो जब ये मुख्तलिफ पार्ट्स रिमूव होते हैं जीआईटी के, तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग की वो भी वहाँ पर वेरी करती है, ठीक। जब वो वेरी करेगी तो उनकी जो ड्रग की डोज और फ्रिक्वेंसी और देनी कि नहीं देनी ड्रग वो भी वेरी करेगा। दूसरी बात होती है सेवेरिटी ऑफ डिजीज। जिस तरह उसमें यह है, इसकी मिसाल ये है कि जो लोग इंसुलिन लगाते हैं तो वो पहले चेक करते हैं, अपनी जो डायबिटिक पेशेंट जो हैं इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, वो पहले अपनी जब भी उन्होंने इंसुलिन लगानी हो अपनी चेक करते हैं अमूमन कि कितनी आ रही है हमारी जो है ग्लूकोज लेवल ब्लड में कितना है, उसके बाद उतने यूनिट लगाते हैं वो, ठीक है। तो सेवेरिटी ऑफ डिजीज, अगर तो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आ गया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उनको डोज बढ़ानी पड़ेगी इंसुलिन की, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जो आपके पेन किलर्स होते हैं, जो कि लेमैन टर्म है, हम उन्हें कहते होते हैं एनाल्जेसिक्स। जो हम बाज़ औक़ात ये होता है अगर हल्की सी पेन हो इंसान को, बॉडी एक हो रही हो, हम एक उसे दे देते हैं एनाल्जेसिक। अगर आपकी जो है बॉडी एक बहुत सवियर हो तो हम फिर बाज़ का डबल या कॉम्बिनेशन देते हैं एनाल्जेसिक्स का, ठीक है। तो आपकी जो पैथोलॉजिकल स्टेट थी उसके हवाले से हमने डोज चेंज की है, सिवेरिटी ऑफ डिजीज़ के हवाले से हमने डोज चेंज की है। ये थर्ड एग्जाम्पल एक और है कि डिफ्थीरिया का एंटीटॉक्सिन होता है, जब भी हम देते हैं तो हम ये टॉक्सिन लोड चेक करते हैं बच्चों में, उस लिहाज से हम जो एंटीटॉक्सिन है बैक्टीरिया का वो देते हैं, उसमें वेट और एज का चक्कर नहीं होता, ठीक। तो ये सारे मुख्तलिफ फैक्टर थे हमारे पास दैट इन्फ्लुएंस द डोजेज ऑफ ड्रग। बेटा एनी क्यूरी बेटा, कोई आपके जहन में सवाल हो?